गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। नमस्कार, आप अच्छे होंगे। आज हम जो सेट डिस्कस कर रहे हैं, आपके वेलाइंस क्लब बैंक एंट्रेंस टेस्ट 25 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी उसके मैथ्स के पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो तरीके से हम डिस्कशन करेंगे आप अपने तरीके को मैच करेंगे। अगर हूबहू ये मैच होता रहा तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से चल रही है और बहुत ही अच्छे मेथड से आपकी चल रही है। अगर हमारा मेथड और आपका मेथड अगर मैच नहीं करे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जरूर बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे आने वाले सेट को भी आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बैंक के जो सेट होते हैं वो ऑलमोस्ट लगभग कॉमन पैटर्न पे होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीरीज है, डीआई बनाने के अप्रोच है, पजल है, ये सब ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। तो अगर आप एक बार अगर सेट के एनालिसिस को कर लिए और इसी तरीके से 2-4 सेट आप अगर कर लेंगे तो आपके जो प्रिपरेशन करने का जो तरीका होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। तो ज्यादा बात ना किए बगैर मैं कोशिश करता हूं कि सेट बाय सेट आपको डिस्कशन कराता हूं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको पूछे गए थे, इस प्रश्न को आप पढ़िए। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 32 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream is 4 kilometer per hour. The upstream speed of the boat, यहाँ पे upstream speed of the boat is what percent of the downstream speed. upstream speed आप जानते हैं किसे कहते हैं? upstream speed कहते हैं हम लोग b माइनस c को, यानी बोट के स्पीड में से करंट की स्पीड को घटा देते हैं। और डाउन स्ट्रीम स्पीड किसको कहते हैं? बी प्लस सी को। और उसी के रिस्पेक्ट में आपको परसेंटेज पूछा गया, तो हम आराम से कह सकते हैं कि जो बोट की स्पीड थी 32 और प्लस 4 तो 36, तो एक हो जाएगा 32 माइनस 4 अपॉन 32 प्लस 6। इसी का हमें परसेंटेज वैल्यू निकालने हैं। तो ऊपर 28 और नीचे 36। 7/9 गुने 100% अर्थात 77.77% होती है, जिसे हम लोग लगभग में 77.78% भी कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ई था वो करेक्ट ऑप्शन था। यानी जो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट को जब माइनस कर लेंगे तो डाउन अप स्ट्रीम होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में परसेंटेज मान क्या थी। क्लियर है? आई होप इतनी समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ए, बी और सी के जो वेट हैं 20%, 25% एंड 40% लेस देन, यहां नजर रखने वाली चीज है कि लेस देन द वेट ऑफ डी। यानी कहने का सेंस ये है कि जो डी की वैल्यू थी उस डी की वैल्यू से ए की वैल्यू 20% लेस है, मीन्स 80% है। अगर डी की वैल्यू 100 हो जाए, ऑब्वियस की बात है ए की वैल्यू 20% कम होगा तो 80, बी 75% हो जाएगा क्योंकि 25% कम है, और सी की वैल्यू 40% लेस यानी 60% होगा। इन चारों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 16, 15, 12 एंड 20, ए, बी, सी और डी के वेट का जो रेशियो हो गया वो एज यूजुअल ऐसे ही है। अब कह रहा है कि जो इफ ए इज 4 kg हैवियर देन बी, यानी ए का जो वजन है, वेट है, वो बी से 4 kg ज्यादा है। मेरे हिसाब से रेशियो में कितना रेशियो ज्यादा है? 1 रेशियो। और सवाल के हिसाब से कितना केजी ज्यादा है? 4 kg। और फिर जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा उसमें सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में डिफरेंस कितने के हैं? 8 के हैं। तो हम कहेंगे जब एक की वैल्यू मेरे पास 4 kg के बराबर है
तो 8 की वैल्यू कितने केजी के बराबर होंगे? 32 केजी के बराबर होंगे। तो इस प्रश्न के जो उत्तर आपके हो जाएंगे सी और डी के बीच में अंतर, वो आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट, अर्थात 32 केजी। क्लियर है? आगे अगला प्रश्न है मेरे पास में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल है और इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बनाने के अप्रोच पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप गौर कीजिए, x का एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि रखने के बाद हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो मेंटली आप सोचिए, 1 तो हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, अगर मैं 4 यहां ले लूं, यानी अगर पहली स्थिति में x की वैल्यू अगर देखें तो 4 ही होगा जो सेटिस्फाई करेगा। 4 दूनी 8 और 8 16, 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। और x की वैल्यू अगर हमने 4 रखा है तो ये भी अगर 4 होते तो 4 और 4 कितने हो जाते? 8। इसका मतलब हुआ कि x का मान 4 फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा। और जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो कि यहां पर है, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो लास्ट में कांस्टेंट होते हैं उसको आप पहले गुना कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 240 हो गए। और इस 240 के 2 टुकड़े कीजिए, तो एक तो होगा 16 और गुने 15, ऐसा टुकड़ा कीजिए जो कि 31 दे दे, पहला। अब जो मेरे पास 31 आया, तो यहां देखिए कि कौन सा माइनस का साइन चाहिए। तो 31 हम कैसे ला सकते हैं? -16 से ला सकते और -15 से ही ला सकते, यानी -16 और -15 से हम क्या ला सकते? 31 ला सकते हैं, जो कि माइनस में। हमने क्या कहा, यहां की जो वैल्यू है ये तो 1 छिपा हुआ है, यहां की वैल्यू c है, इसको पहले गुना कर लीजिए और गुना करके उसके ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिससे मिडिल वाली टर्म आप ला सके। तो 2 टुकड़े करने के बाद 16 और 15 31 होता है, तो मिडिल वाले टर्म को हम -31 कैसे ला सकते? तो -16 और -15 से ला सकते। और जस्ट इसके बाद क्या करनी है? साइन को चेंज कर देना है। यदि माइनस का साइन है तो प्लस और प्लस का साइन है तो माइनस। क्लियर यहां तक? तो दोनों के आंसर जो हो जाएंगे साइन चेंज करने के बाद प्लस हो जाएंगे। यहां कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए आपको। जैसे पहले वाले को जब आप सॉल्व किए तो x की वैल्यू आ गई 11, मतलब 4, और जब दूसरे वाले को आपने सॉल्व किया तो y के 2 आंसर आ गए। एक आंसर आया 16 और एक आंसर आया 15। यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अक्सर लोग कंपेयर सामने सामने कर देते हैं, ऐसा काम गलती से नहीं करिए। आपको करने क्या है कि ये जो x के जो वैल्यू है इसके y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करनी होती है, अर्थात 2 कंपैरिजन आंसर होंगे। जैसे x के मान और y के मान में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहले ये 4 की 16 से तुलना होगी, तो 16 से ये 4 छोटे हो जाते, और फिर यही 4 की तुलना फिर 15 से भी होगी, तो यहां पर फिर से छोटा हो जाएगा। तो इस दोनों सिंबल को मर्ज करके या धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही स्थिति में x क्या है? y से कम है। तो x इज लेस देन y, तो आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर विल बी करेक्ट आंसर। ये जैसे ही 5 सवाल क्लियर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाले का तो अप्रोच एकदम मेंटली कोशिश करनी होगी कि डायरेक्टली आप रख करके सॉल्व करें, और दूसरा किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हल करना हो तो उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फैक्टर करके 2 टर्म लाने का प्रयास करेंगे। ये एक तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने में अगला प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पढ़िए और आप देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है?
बीच में 35x है और ये 304 है। तो मैंने क्या कहा कि 304 जो है इसको आप दो टुकड़े करेंगे और दो टुकड़े करने के बाद 35 भी आने चाहिए। अब ये 35 आएगा कैसे, तो मुझे ट्राई करनी होगी इसको। तो आप अपने स्तर से, छोटे स्तर से आप ट्राई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि 8 से कट जा रहा, तो 8 ये 24, 6 8 64। अब अगर हम देखें ठीक से तो मैं इसे 8 गुने 2 गुने 19 भी कर सकता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा कि ये 16 और 19 का प्रोडक्ट है, और 16 और 19 16 और 19 जोड़ करके 35 आ भी जा रहे। तो अब यहां पर 35 कैसे आया, तो 35 मेरा 16 और 19 से आया। अगर हम +16 में +19 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। जैसे ही ये आ गए कि इसके साइन को हम बदल देंगे, तो जो प्लस साइन था वो माइनस चला जाएगा। तो x के दो आंसर हुए, एक हो गया -16 और एक हो गए -19। और y के बारे में फिर से विचार कीजिए। जैसे 48 है, क्योंकि यहां तो 1 छिपे हुए हैं, तो 48 है। 48 को दो हिस्से में तोड़ेंगे तो 16 तिये 48, और 16 तिया अगर 48 हो गए, इसका अर्थ एकदम क्लियर है कि 16 और 3 से 19 आएगा। तो +16 +3 तो +19, तो साइन बदल जाएगा। तो साइन बदल जाएगा तो -16 और -3। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, तो पहले मान जो x के हैं उसको दोनों से तुलना होती है, स्टेटमेंट नंबर 1। तो अगर मैं ये कहूं कि x और y के बीच में अगर कंपैरिजन की जाए, तो ये जो -16 है इस -16 से बराबर है, और फिर ये -16 इस -3 से छोटा है, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा दिखता है वो बेसिकली छोटा होता है। और फिर मैं जब इससे तुलना करूंगा तो दोनों से तुलना होगी, तो -19 -16 से छोटे हैं, और फिर -19 भी -3 से छोटा है। अब इन सभी को जब आप मर्ज करेंगे तब आपको एक सिंबल मिलेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि चारों के चारों कंपैरिजन को करने के बाद सिंबल डिसाइड होती है, आमने सामने कंपैरिजन डिसाइड नहीं होती है। परीक्षा में 5 के 5 सवाल आपके सही हो सकते हैं अगर आप चारों के चारों को कंपेयर करेंगे। तो अब ये मेरा जो आंसर देगा वो x इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी इस सवाल के उत्तर कौन से हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। और ये जो ब्रेकिंग कंडीशन है ये धीरे धीरे आप समझ पाएंगे, टूटते जाएगा और जल्दी जल्दी। तो 5 क्वेश्चन जैसे ही क्लियर होगा और आप समझ बैठेंगे इसको। क्लियर यहां तक? आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 हो गए, 40। क्वेश्चन नंबर जो 40 है आपके सामने में। अब आप देखिए, आप मेंटली तोड़ सकते हैं। सर जी ये 24 है और 24 है और यहां पर 1 छिपा हुआ है, तो आप आराम से कह सकते हैं 24 से 24, यानी 24 को दो हिस्से में मैं तोड़ सकता हूं, 6 चौके 24। अब आप मेंटली कह सकते हैं कि जो मेरा -10 है वो कैसे आएगा, तो -10 आएगा -6 और -4 की मदद से। और अगर -6 और -4 से आपके उत्तर -10 आ रहे हैं, तो आंसर में मैंने क्या कहा कि साइन विल बी चेंज। तो आपका एक आंसर होगा 6 और एक आंसर होगा आपका 4। फिर आप जब यहां देखेंगे तो 2 हम कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ये 20 होंगे और ये 96 होंगे। 96 को मैं 2 हिस्से में ब्रेक कर सकता हूं, 12 8 96 96। और मुझे लाने कितने हैं, -20, तो -12 और -8 से -20 आ सकता। जैसे ही -8 और -12 20 देगा तो हम साइन बदल देंगे, और y की वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी वो एक का मान 12 आएगा और एक का मान 8 आएगा। अब आप तुलना करेंगे पहले इससे और फिर इससे, ध्यान से। तो x दोनों ही स्थिति में y से छोटा हो रहा, 12 से भी छोटे हैं और 8 से भी छोटे हैं, और 4 भी दोनों से छोटा है। इसका अर्थ हुआ कि चारों ही स्थिति में दोनों से छोटा है। तो आपके जो आंसर होंगे वो x इज लेस देन y, मीन्स
आपका जो उत्तर होगा वो इसमें गड़बड़ है, यहाँ पे फॉन्ट मिसिंग है, x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में। अब आप आई होप कि समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर -13x -68 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, मैंने ये कहा कि यहां 1 छिपा हुआ है, इस दोनों को हमने गुना कर लिया, 68 हो गए। 68 का 2 टुकड़ा हम कर सकते हैं, तो 17 गुने 4 68 हो गए। और मुझे लाने कितने हैं? -13। तो -13 हम कैसे ला सकते? आप पहले इस पर जजमेंट कीजिए, इन दोनों की मदद से या फैक्टर की मदद से। तो -17 और +4 से ही आप -13 ला सकते। जैसे ही ये हुआ तो साइन हम बदल देंगे, साइन चेंज हो गया, तो एक का आंसर 17 होगा, और जो +4 है इसकी वैल्यू चेंज करके क्या होगी? -4 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? -4। ठीक है यहां तक? जैसे ये -4 हुआ तो आंसर आपके फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर ये -4 हुआ, एक आंसर हुआ 4, एक +4, एक आंसर हुआ 17। ठीक है, अब रही बात यहां पर दूसरे का। दूसरा जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है? 4y² + 9y -28 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ की वैल्यू को आप पहले गुना कर लीजिए। जैसे ही गुना करेंगे तो 112 होगा। अभी आप माइनस प्लस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे ही 12 हुए आपके, तो आपको ये 12 कैसे ब्रेक करके लाएंगे? तो 12 आप ब्रेक करेंगे 16 गुने 7 से, और 16 गुने 7 से ब्रेक करेंगे तो +9 आप कैसे ला सकते हैं? एक +16 और एक -7। और यहां जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या छिपा हुआ है? 4। तो अब यहां पर 4 से डिवाइड भी कर देंगे। अभी तक में क्या था? कोई भी वैल्यू छिपा हुआ था नहीं। तो एक आंसर कितने हो गए? 4 हो गए, और एक आंसर हो गए -7/4। ठीक है यहां तक? अब अगर आप देखेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64 और 9 चौके 36। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 16 यानी 4y² + 9y -28, 28 चौके 112 हो गए, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पर +7 लाने के लिए हमने क्या किया? +16 और -7 9 हो गए, और 16/4 एक उत्तर 4 हुआ, और एक उत्तर हो गए -7/4। ठीक, अब यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। पहले तो ये देख लेने वाली बात है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 4 का 4 चौके 16, चौके 64 हो गए, और 64 में से 28 अगर जाएगी तो 36 होगी। 9 चौके 36 यहाँ प्लस में है, जबकि यहाँ माइनस में होनी चाहिए। तो जो प्लस वाली वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो जैसे ही साइन को हम चेंज करेंगे तो अब आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हर जगह ये वैल्यू चेंज की जाती है। तो एक आंसर हो गया -4 और एक आंसर हो गया +7/4। तो x की वैल्यू मुझे कितना आया था? 17, और -4, और y की वैल्यू कितनी आ गई? -4 और 7/4। अगर आप तुलना करेंगे तो ये वाला जो मान है ये दोनों से बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y है। और ये वाली वैल्यू जो है, ठीक से आप देखेंगे, एक के बराबर है और एक के छोटा भी है, यानी बराबर भी हो जा रहा है और छोटा भी हो जा रहा है। ऐसा रिलेशन कभी भी नहीं होता, अर्थात हम इसके कह सकते हैं कि ये रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो आंसर नंबर जो ई होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक?
थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं और इजीली 5 में 5 सही होते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में, फिर से वही कहानी। अगर ये आपके पास में -8 है केवल, तो 8 को आप दो तरीके से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तक पहुंचानी है। तो मैं इसे कह सकता हूं कि +8 और -1 से 7 तक हम पहुंच सकते हैं। और साइन को हम बदल देंगे तो -8 एक उत्तर होगा और +1 दूसरा उत्तर होगा। तो हमारे लिए x के दो आंसर आ गए। एक आंसर हो गए -8 और दूसरा उत्तर हो गए +1। समझ रहे? जैसे मान लीजिए मेरे पास है 30 दूनी 60 हो गए और 60 को हम ब्रेक कर सकते हैं तो 15 चौके 60, तो आपको एक आ रहा होगा -4, 15 और -4, 15 चौके 60 हो गए। अब रही बात कि ये जो -15 और -4 आया, इसको हम पहले जो यहाँ के कोफिशिएंट है इससे भाग भी दे देते हैं। तो 15/2 और 4/2, यहां भाग क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 था कोफिशिएंट में। अब रही बात कि ये जो साइन है इसको हम पलट देंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 15/2 पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और दूसरा जो आंसर होगा वो भी साइन बदल करके 2 आंसर देगा, क्योंकि इसका साइन को हम बदलेंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, -19 हम ला रहे हैं और उसके बाद हम बदल रहे हैं। ठीक है, अब आप तय कीजिए कि ये जो -8 है वो दोनों के मान से छोटा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, x इज लेस देन y, और अगेन हम 1 को दोनों से तुलना करेंगे तो संयोग ऐसा है कि दोनों छोटा है। इसका अर्थ दोनों ही स्थिति में x इज लेस देन y हो रहा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, एक निश्चित धनराशि पर 3 साल के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 72,729 रुपया है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला केस हम जानते हैं कि 3 साल का अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हम 3R% कहते हैं, हाँ या ना। और अगर मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो उसी R% पे तो 2R.R² कहते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा, आप इन चीजों को समझते हैं कि अगर मुझे एसआई निकालना हो तो मैं सीधा सीधी RT% ही चर्चा कर देता हूं, है कि नहीं। और अगर सीआई निकालना हो तो 2 साल के लिए 2R.R² होती है। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 3 साल के लिए 20% के रेट से एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि 20 × 3 60% मेरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% पर एनम के रेट से कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, तो 30% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी 69%। अब कहेंगे ये कैसे होगी, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 30 × 2 60 हो गए और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 900 जो होती है उसके 9 कैरी जब बाएं तरफ हम फॉरवर्ड कर देंगे तो आप आराम से कह सकते हैं 69%। तो विद इन सेकेंड में हम कह सकते हैं कि 60 और 69% के बीच का जो डिफरेंस है वो 9% का है, जो कि 729 के इक्विवेलेंट। तो 1% की वैल्यू हो गई 81, मीन्स पूरी प्रिंसिपल सम ऑफ मनी 100% इक्वल टू 8100। तो 8100 रुपया जो होगा वो धनराशि होगी। क्लियर यहां तक?
ये है डाटा इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 स्टोर्स P, Q एंड R सोल्ड 3 आइटम्स कॉपी, पेंसिल एंड इरेजर। मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉपी, कॉपी को मैंने C से नाम दिया है, ठीक। पेंसिल ध्यान से देखिएगा, पेंसिल को मैंने P से नाम दे दिया PE, और इरेजर, इरेजर को मैंने E से नाम दिया। यानी कहने का सेंस 3 तरह के आइटम है और स्टोर है 3, एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q और तीसरे की वैल्यू है R, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय स्टोर P इज 840, आउट ऑफ विच 160 आर पेंसिल्स। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जो टोटल भी मैं यहां लिख देता हूं कि टोटल P ने 840 आइटम सोल्ड किए, उसमें से 160 पेंसिल थे। और अगर 160 पेंसिल थे तो बाकी जब इसे हम अगर लेस करेंगे तो 7 यानी 680 जो बच जाएंगे उसमें कॉपी और इरेजर होगा। तो उन दोनों के बीच का रेशियो कितना है, 9:8। तो 9 और 8 17, यानी 680 बच गए थे। तो 680 को 9 और 17 में बांट देते हैं तो 9 चौके 36, 360 और 320। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप? यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये 160 हो गए तो बाकी बच गए 680, और 680 में उसी पर 2 हिस्से बट गए। कॉपी और इरेजर के बीच का रेशियो है 9:8। तो 9:8 को 680 में हमने बांट दिया, 360 और 320। द नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड बाय क्यू स्टोर, क्यू स्टोर में जो कॉपी है वो 75% ऑफ इरेजर बाय P है 320 में इरेजर, और उसके जो 75% होंगे, 75% का मतलब हो गया 3/4 अर्थात 240, वो 240 कॉपी क्यू में बेची जाएगी। यानी इस वैल्यू का 75% ये वैल्यू। द नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड बाय ऑल द स्टोर टुगेदर इज 1040। टोटल कॉपी की संख्या जो है वो 1040 ही है, 1040, जिसमें से आपके पास में 600 तो यही हो गए। तो 600 यही हो गए तो बच गए कितना, 440। यहां तक क्लियर? उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉपी टू पेंसिल इन स्टोर Q 8:5। यानी कॉपी से पेंसिल का रेशियो 8:5 है। अगर ये 8 के बराबर है तो पेंसिल 5 के बराबर है। 8:5 का अगर रेशियो हुआ मीन्स 8 का ये 30 टाइम्स है तो 5 का ये 30 टाइम्स हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ऑल द स्टोरी 670। और टोटल जो पेंसिल की जो संख्या थी वो 670 थे। फिर से वही हो जाएगा, टोटल जोड़ के देख लेते हैं, 310 हो गए तो बच गए कितना, 360। अब आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इरेजर एंड क्यू एंड R इज 3:4। इरेजर में R:Q:R का जो रेशियो है वो 3:4 है इन दोनों के बीच में। जबकि टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय R इक्वल टू 240, और टोटल नंबर ऑफ इरेजर जो है वो 240 दिया हुआ है। तो आप ही मुझे बताइए कि वो 4 की वैल्यू है। अगर 4 की वैल्यू है तो 60 टाइम्स हो गए तो 180 हो जाएगा यहां की वैल्यू। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 2 10 4 14 हो गए, और 2 1 3 3 6 1 7 तो 40 हो गया। इधर से भी अगर आप जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, 24 15 39 18 570 हो गए टोटल। और इधर हो गए कितने, 6 4 10 140, संयोग से ये भी टोटल हो गए। आप इसको फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही इसी बेस पे लगातार 5 सवाल हैं तो उस 5 सवाल को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड बाय
स्टोर क्यू इज व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड बाय स्टोर क्यू, मतलब स्टोर क्यू 240, व्हाट परसेंट ऑफ आर पेंसिल, तो आर की जो पेंसिल है वो कितने के बराबर है 360, और ये कितने के बराबर है 240। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 240 जो है वो 360 के लिए कितने परसेंट के बराबर है, तो 240 बटे 360 कर देते हैं। इसको परसेंटेज में नहीं भी अगर मैं चेंज करूं तो 2/3 हुआ, और 2/3 को हम क्या कहते हैं 66.66% कहते हैं। क्लियर यहां तक? और इसी से आपके पांचों के पांचों सवाल बनेंगे 44 से 48, इसलिए डेटा आप एक जगह लिख लीजिए ताकि मुझे आगे प्रोसीड करने में आसानी हो। ठीक है, अब बढ़िए अगला सवाल। अब आप देखिए जो क्वेश्चन जो आप फोटो खींच के रखे होंगे उसमें पी स्टोर और आर स्टोर के द्वारा बेचे गए इरेजर की संख्या का औसत पूछ रहा। तो आपको मैंने फोटो खींचने के लिए बोल दिया था, तो पी स्टोर और आर स्टोर का जो इरेजर है वो एक में 320 था और एक में 240 था, याद कीजिए 320 और 240 दोनों का एवरेज कह रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग दे देते हैं, तो 560 डिवाइड बाई 2 यानी 280 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ई नंबर इस सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? एक बार अगर पूरी डीआई क्लियर हो जाती है तो सारा सवाल क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर के द्वारा पेंसिल। तो आपके पास में ग्राफ ऑलरेडी है, पी और आर का पेंसिल आपके पास था 160 और 320, सॉरी 360, 160 और 360 ऑलरेडी आप पिक खींच के रखे हुए, तो ये हो गए टोटली 520। और क्वेश्चन कह रहा है क्यू और आर का कुल कॉपी, क्यू और आर का कुल कॉपी 240 और 440 था, 240 और 440 680 हो जाते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो डिफरेंस आपके कितने हो जाएंगे 160, तो 160 आपका आंसर नंबर ई विल बी करेक्ट। क्लियर है? एक बार अगर डीआई क्लियर हो जाती है तो 5 सवाल बनाने में 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगते। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, उसको आप जरा देखेंगे तो कह रहा है स्टोर ए द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या जो कि 160 थी, सॉरी ए द्वारा, ए अलग पार्टिकल है, क्यू के द्वारा बेची गई जो पेंसिल की संख्या थी उससे 25% ज्यादा है। अगर मैं ये कहूं कि क्यू द्वारा बेचे गए इरेजर की संख्या से 25% ज्यादा है, तो इरेजर की संख्या आपको याद होगा 180 था, और इस 180 से 25% ज्यादा, 25% ज्यादा, अर्थात 45 ज्यादा, यानी 225 जो था वो ए के पेंसिलों की संख्या होगी। और कह रहा है कि स्टोर ए द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या आर के पेंसिल की संख्या से कितना परसेंट, यहां पे अधिक और कम दोनों होना चाहिए, अधिकतम और कम दोनों होनी चाहिए। तो आर के द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या से ये कितना परसेंट अधिक है, तो आर के द्वारा बेचे गए पेंसिल की संख्या हो गई 360, आपने नोट किया होगा 360। तो इससे ये कितना कम हो रहा, 135 कम हो जा रहा। कितने से कम हो रहा, 360 से। तो ये 3/8 हुआ। 3/8 को हम लोग क्या कहते हैं 37.5%, 37.5%, यानी आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर यहां तक? और जो अगला सवाल है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 48 नंबर में है,
ये क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि पी द्वारा बेचे गए पेंसिल की संख्या, पी द्वारा बेचे गए पेंसिल की संख्या आपकी थी 160 और आर द्वारा बेचे गए इरेजर की संख्या, तो आर द्वारा बेचे गए इरेजर की संख्या आपने 240 निकाला था। उन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा, तो 2:3 का रेशियो होगा। जो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर यहां तक? आई होप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। ये एक्चुअली पजल का एग्जाम्पल था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो मेरे पास है 49 नंबर, वो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्वेल एक शब्द है, वर्ड जिसको कहते थे यहाँ पे, तो मार्वेल में कोई एक नंबर पिक करना है जिसमें कि कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो आप एक ही चीज गौर करिए, दो ही नंबर तो बने हुए जिसमें जो ए और ई जो है वो वॉवेल है, तो ए और ई वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट नहीं होनी चाहिए, तो वॉवेल की मात्रा 2 हो गई और टोटल वर्ड में कितने लेटर हो गए? 6 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/3 बन जाएगी। बस इतना ही सवाल कि एक लेटर अगर हमने निकाला तो 2 टोटल वॉवेल और आउट ऑफ 6 थे, इसका मतलब 1/3। क्लियर? अगर कहता कॉन्सोनेंट है तो 4/6 हम उत्तर कह सकते थे। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 20 आदमी किसी काम को करना शुरू करते लेकिन 10 दिन के बाद 12 आदमी काम छोड़कर चले जाते। शेष काम को 85 दिनों में पूरा किया जाता है। आप गौर कीजिए, 20 आदमी काम पर आप लगाए, इन्होंने मात्र कितने दिन तक काम किए? 10 दिन तक। क्यों 10 दिन तक काम किए? क्योंकि 10 दिन के बाद 12 लोग काम छोड़ के चले गए, तो 8 लोग काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये 8 लोग अब 85 दिन लगाएंगे तब काम कंप्लीट होगा। अगर ये पूरा का पूरा काम 20 आदमी ही कर रहा होता तो ये कितने दिनों में पूरा हो जाते? तो हम यहां से क्या करते हैं, ये तो हमारे हो गए 200 और ये हो गए 680 डिवाइड बाय कितना? 20। तो अगर ये पूरे लोग नहीं बदले जाते तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता? 44 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाते। क्या कहा हमने? 20 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद 12 लोग काम छोड़कर चले गए, जो 8 लोग थे वो 85 दिन में काम को किया। टोटल मिलाकर के 880 वर्क थे और ये 880 वर्क अगर 20 मैन ही कंटिन्यू कर रहे होते तो 44 दिन में ये काम क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित है और इस सीरीज को, ये सीरीज आपको काफी प्रैक्टिस मांगता है। ये हो सकता है कि मेरे बनाने का स्पीड और आपके बनाने के स्पीड में थोड़े से अंतर हो जाए, लेकिन काफी स्पीड मांगता है। देखिए अगर आप 4000 से 1000 की 3000 की तुलना करेंगे आप, ये यहां पर 75% है, 75% है इसका, और 3000 के लिए ये जो 2700 है ये 90% है, और ये 2700 के लिए ये जो आपके वैल्यू है ये 105% है। 27 पंचे 135 होती है, और यहां से यहां अब ये 120% है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट में जो सीक्वेंस बनेगा वो प्रीवियस टर्म के 135% के बराबर होगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो 3402 का 135%। क्लियर? 135 दूनी 270, 07 अंत में 7 ही होगा, यानी आंसर नंबर ई विल बी करेक्ट। इसी 75% को जनरली
कई किताबों में कॉम्प्लेक्स तरीके से लिख देता है 3/4, 9/10, तो ये चीजें हमने नहीं किया, या दशमलव में जानबूझ के कैलकुलेट नहीं किया, हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश की कि एक तरफ 90% हो गए, फिर 105% हो गए, फिर 120% हो गए। हर एक परसेंटेज की जो इंक्रीमेंट है वो प्रीवियस टर्म की अपेक्षा 15% ज्यादा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने में वो है क्वेश्चन नंबर 52 कि 180, 204, 76, 208, उसके बाद हुआ फिर 212। यहां से यहां हम देख पा रहे हैं कि 24 का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ा, और यहां से यहां जब आप देख रहे हैं तो 28 घट गया है। फिर मैं यहां से यहां देखता हूं तो 32 बढ़ गए हैं, और फिर जब मैं यहां से यहां और यहां से यहां देखूंगा तो क्या देख पा रहा हूं, 4 बढ़ रहा, 4 घट रहा, 4 बढ़ रहा, 4 घट रहा। तो अगले वाले टर्म में आप कह सकते हैं कि सर 36 घटेंगे और प्लस 40 बढ़ेंगे। तो अगर मैं 36 घटा देता हूं तो 172, और फिर 40 अगर बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 212 तक पहुंचेगा। आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। ये भी सीरीज डिफरेंस पर आधारित सीरीज है। आई होप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, इसमें क्या है कि पहला टर्म है 470, दूसरा टर्म है 400, तीसरा टर्म है 335, चौथा टर्म है 282, 282, 248, और लास्ट में क्या होगा ये पूछ रहा। जब आप यहां से यहां ध्यान देंगे तो 70 की कमी आई, और जब यहां से यहां ध्यान देंगे तो 65 की कमी आई, और यहां से यहां ध्यान देंगे तो 53 की कमी आई, और फिर यहां से यहां जब ध्यान देंगे तो 44, 34 की कमी आई है। ठीक, अब सवाल है यहां से यहां कितने की कमी आएगी। तो आप देखिए, यहां से यहां 5 का डिफरेंस है, यहां से यहां 12 का डिफरेंस है, 5 7 12, और यहां पर 19 का डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो आगे जो डिफरेंस होनी चाहिए वो तो 26 के, क्यों, क्योंकि 7 7 के अंतराल पे चल रहे, यानी यहां भी आप देख रहे हैं कि +7 हो रहा, यहां भी +7 हो रहा, तो 19 और 7 कितने होने चाहिए, 26। तो ये 26 जब इसमें से कम हो जाएगा तो यहां पर कितने की कमी आ जाएगी, 8 की, क्योंकि 26 कम करके आ रहा है, 8 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ की वैल्यू 8 कम करके कितना होगा, 240। आंसर नंबर जो डी होगा वो इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सीरीज कैसा है आपके सामने में। अगला सीरीज मेरे पास है कि 8 18, फिर आपके पास 32, 50, 8 98। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि कितना बढ़ा मेरा, 10, फिर यहां कितने बढ़ गए, 14, ये तो इजी सीरीज हो गया। फिर 18, तो कह सकते हैं कि यहां से यहां 22 बढ़नी चाहिए थी, तो 50 और 22 जोड़ के हो जाते 72, और यहां से यहां फिर आपके 26 जोड़ रहे, तो सही सीरीज पकड़ रहा। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 72 इसका सही आंसर। यानी जो डिफरेंस है 10 14, 18 22 और 26 का डिफरेंस है। क्लियर है। आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है, 55 के सीरीज को पकड़िए। यहां से आप दाहिने तरफ से भी सोच सकते हैं कि 3 5 8 हो रहे हैं, 8 5 13 हो रहा, 13 और 5 कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए, क्योंकि 18 और 5 23 भी हो रहा, 23 और 5 28 भी हो रहा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ जो वैल्यू होंगे वो 18 उत्तर होंगे। इधर से माइनस होते जा रहा है, उधर से प्लस होते आ रहा। क्लियर यहां तक।
क्वेश्चन नंबर जो 56 है वो सिंपल एवरेज से संबंधित है कि एक क्लास में 45 छात्रों का एवरेज 30 केजी है, तो पूरे क्लास का टोटल कितना हो जाएगा? 45 और गुने 36, सॉरी 30 है, तो 45 गुने 30 1350। इसमें से 25 लड़कियां हैं जिनका एवरेज 25 का है, तो 25 गुने 25 कितने हो गए? 625। तो अगर मैं लड़कियों को टोटल को लेस कर दूं तो ये जो टोटल बच रहे हैं ये लड़कों के टोटल बच गए 725, और 725 45 में से अगर 25 लड़कियां हैं तो 20 क्या होंगे? लड़के होंगे। तो एवरेज जो लड़कों का होगा 36.25 जो होगा ये इसके औसत होंगे, यानी लड़कों का एवरेज होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। आप सबों के पास क्वेश्चन है ही। अब ये जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा फिर से ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसको समझाता हूं कि ये क्या सवाल है। देखिएगा, क्वेश्चन है, अगला मैं बढ़ जाता हूं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए, इंग्लिश मीडियम में ले आता हूं। हाँ ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है कि 5 डिफरेंट ई बाइक मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज AS, PS, XS, PS और ZS, ये जो आपको विवरण दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ ई बाइक्स, 10% of the number of manufactured e-bikes of each company were defective, और 20% of the remaining e-bikes are unsold। मतलब इन टर्म ऑफ परसेंटेज की बात करूं तो अगर मान लेता हूं कि टोटली 100 बाइक अगर प्रोड्यूस हुए, ध्यान से यहां देखनी है, उसमें से 10% अर्थात 10 ये हो जाएंगे डिफेक्टिव, बच गए रिमेनिंग कितने? 90। इस 90 का जो 20% होगा यानी 18, ये होंगे अनसोल्ड। ये क्या होंगे? अनसोल्ड। ध्यान से देखना है। अब आपके पास में टोटल नॉन डिफेक्टिव अनसोल्ड जो है वो 360 ही है। अब जैसे ही ये 360 आपको मिल गए, क्लियर यहां तक? यानी एवरेज नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, क्लियर, अनसोल्ड बाइक्स आर ऑल 5 कंपनी 360 है। यानी टोटली अगर देखा जाए तो डिफेक्टिव हो गए 10, बच गए 90। 90 का जो 20% है वो क्या होंगे? अनसोल्ड हो गए, जो कि 18 के बराबर। मतलब ये मैं आराम से कह सकता हूं कि जो अनसोल्ड 18 है, जो 320 के बराबर है, यानी 20 टाइम्स, इसका अर्थ हुआ कि जो टोटल प्रोडक्शन जो हुआ होगा वो प्रोडक्शन 100 गुने 20, 2000 बाइक पूरे कंपनियों ने प्रोडक्शन किए होंगे। कितने बाइक्स? 2000। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं ग्राफ समझा दूं क्या कह रहा है। ग्राफ में ये कह रहा है कि 5 अलग अलग कंपनियों के बाइक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ASTS, XS, PS एंड ZS। मैन्युफैक्चरिंग में ई बाइक 10% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड, क्लियर यहां तक? 360 के बराबर में है। ई बाइक्स ऑफ ईच कंपनी वे डिफेक्टिव, अभी मैं ईच कंपनी की बात करूं, ये ध्यान रखिएगा। 20% ऑफ द रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी अनसोल्ड हो गए, तो 100 अगर होते तो ये कितने हो गए? 10% डिफेक्टिव, तो 90 का 20% जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 18 अनसोल्ड, और अनसोल्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 360। ये 360 जो है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये एवरेज है। मैंने क्या कहा था? एक पर मैं चर्चा कर रहा हूं।
तो यानी एक कंपनी का ये भी एवरेज निकल के आ गया। अगर ये एवरेज है तो प्रोडक्शन भी आपके ये एवरेज निकल के आ गए, ये भी क्या निकल के आ गए, एवरेज। और आपके पास कंपनी टोटल है कितने, तो कंपनी टोटल 5 है, तो कुल प्रोडक्शन कितने के बराबर हो जाएंगे, 10,000 के बराबर हो जाएंगे। कितने के बराबर हो जाएंगे, 10,000 के बराबर हो जाएंगे। तो टोटल जैसे ही 10,000 हमें मिल गया, तो अब आप बताइए एएस की संख्या कितनी हो जाएगी, 1250। टीएस की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000। टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7500। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 500 पीएस। और इसकी संख्या जेडएस कितनी हो जाएगी, तो टोटली हो जाएगी 2500। हमने कैलकुलेट कर लिया। अब रही बात कि हमसे पूछा टीएस और एक्सएस, तो टीएस 2000 और एक्सएस 7500, इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा। तो पूरी वैल्यू हम नहीं भी निकालते तो भी हम कर सकते थे, लेकिन निकाल दिए हैं तो हम डायरेक्टली अब लिख देते हैं। तो ये हो जाएंगे टीएस और एसएस का 0 0 कट जाएंगे, तो 25 8 25 30, यानी कहने का सेंस 2000 और 7500, सॉरी 3785 ना, 3750। हाँ, तो 2000 और 3750, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200 और 25 से कहीं 25 और ये हो जाएंगे 25 पंचे, यानी 8:15 का रेशियो। क्लियर यहां तक। तो इससे क्या हुआ कि ग्राफ आपको याद हो गया होगा कि इनडायरेक्टली सारे के सारे डेटा जितना लिखा है उतना ही दिया था, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव का एवरेज लिख करके। चाहते तो हम यहां पर भी टोटल कर सकते थे, यहां पर भी टोटल, बात सेम ही होती करके। नोट कर लिए, आगे बढ़ता हूं। अब जैसे अगला सवाल आपके पास है, अब आपको याद हो गया होगा कि पीएस के द्वारा कितनी दोषपूर्ण यानी डिफेक्टिव ई बाइक्स मैन्युफैक्चर हुए। पीएस पीएस के टोटल कितने थे, याद होगा 5% जहां था वहां 500 था, और उसमें डिफेक्टिव तो पहले से लिखा हुआ है 10%। ऑब्वियस सी बात है कि 500 टोटल बाइक्स थे, तो उसके जो 10% थे वो क्या होंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि दोषपूर्ण डिफेक्टिव कितनी हो जाएगी, तो डिफेक्टिव हो जाएगी 500 का 10% 50। क्लियर यहां तक। अगला सवाल, अगला सवाल भी आपको याद होगा, सबका डेटा लगभग क्लियर ही था। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि सभी 5 कंपनियों के द्वारा एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो आपको याद होगा कि टोटल जितने थे प्रोडक्शन, उसमें से डिफेक्टिव कितने थे, 10%। तो इसका अर्थ हुआ कि 1000 डिफेक्टिव था, और इस 1000 डिफेक्टिव का हमसे क्या पूछा जा रहा, एवरेज क्या होगा। तो 5 कंपनी थे तो उसके एवरेज कितने के बराबर हो जाएंगे, 200 के बराबर हो जाएंगे। कैसे निकाल रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑलरेडी 10,000 हम निकाल चुके थे, उसी का 10% जो होगा वो डिफेक्टिव होगा। क्लियर है। एक ही ग्राफ बनाने होते हैं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन जाते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा, पीएस और जेडएस द्वारा बेची गई बाइकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला ये देख लीजिए कि जो बेची गई बाइकों की संख्या, पीएस का कितना था, 500 था टोटल प्रोडक्शन, और जेडएस का कितना था, 2500 था टोटल प्रोडक्शन। ये टोटल प्रोडक्शन था।
इसमें से 10% आप हटा दीजिए तो 450 जो होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। इसके भी अगर आप 10% हटा देंगे तो 2250 जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होगा। क्लियर है। उसके बाद 20% आप वो हटा दीजिए जो कि बेच नहीं पाता है, तो 20% अगर आप 90 हटा देते हैं तो 360 ये बेच पाएगा, और इसका जो 20% होगा 450 हटा देंगे तो 1800 ये बेच पाएगा। क्या बोला था मैंने, याद कीजिए, 10% इसका चला जाएगा डिफेक्टिव, और जो शेष बच गए उसका 20% यदि माइनस कर देंगे तो वो अनसोल्ड हो गया ये। तो जैसे ही दोनों की वैल्यू 450 है, उसका 20% 90 अनसोल्ड कर देंगे तो 360 बेचे गए, और इन दोनों के बीच की जो संख्या हो जाएगी 1440। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के बीच बेचे गए बाइकों का अंतर कितना होगा, 1440। बाकी डेटा आपको याद होगा, आपने लिखा था। क्लियर यहां तक। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर जो 62 है, 62, वो क्या कह रहा, ए और बी के बीच में दूध और पानी का रेशियो है, परिणामी मिश्रण जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 25% हमको पानी करने हैं, तो ए और बी के 75 लीटर में ए के कितना लीटर को मिलाया जाए। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं क्या करता हूं, ए में और बी में एलिगेशन अगर लगा दे तो दूध ए में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 4/5, और बी में मिल्क का रेशियो कितना है 11:4, तो 11/15, और दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो रिजल्टेंट मिश्रण में 25% अगर पानी है तो 75% दूध होगा, यानी 3/4। जैसे ही क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/20 बी के लिए रेशियो आएगा, और 44 और 45 1/60 ये आएगा ए के लिए रेशियो। 1:3 का रेशियो आएगा, क्योंकि 20 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक बी की जो कुल मात्रा थी वो 25 लीटर थी। कितने लीटर थे, 75 लीटर थे। तो बी की जो मात्रा थी वो 75 लीटर थे, तो 3 की वैल्यू अगर 75 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने लीटर के बराबर हो जाएगी, 25 लीटर के बराबर हो। तो इस सवाल के जो उत्तर होंगे वो होंगे 25 लीटर, यानी ए का 25 लीटर लिया जाएगा। सामान्य सा एलिगेशन का क्वेश्चन था, तो बी की मात्रा दिया और ए की मात्रा निकालने के लिए बोल दिया। अगला जो क्वेश्चन है मेरे सामने, ये रेल से संबंधित प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। क्वेश्चन है कि ट्रेन ए ओवरटेक ट्रेन बी इन 150 सेकेंड। जब 120 सेकेंड में तय करना होता है तो आप भी जानते हैं कि ट्रेन ए की लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई, ओवरटेक जब हम लोग करते हैं तो स्पीड ऑफ ए और माइनस स्पीड ऑफ बी इंटू 150 सेकेंड, ठीक। और यही ट्रेन ए जो है वो किसी पोल को जब पार करती है तो ए की लंबाई जो होगी, स्पीड ऑफ ए, पोल में तो लेंथ होती नहीं है, तो ये 25 सेकेंड में पार कर जाती है। यहां इंटरेस्टिंग चीजें ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन के मुताबिक दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो सेम है, और दोनों ट्रेन का लेंथ जब सेम है तो मैं चाहूं तो आराम से इसे ऐसे लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ ए, और डिवाइड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे और ये दोनों की लेंथ सेम ही है तो मैं इसे ए बना दूं या उसे बी बना दूं, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ये 25 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, ये ए कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा 6, यानी 1/3। अब आप ही देख के बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए के सामने में 3 दिख रहे, तो यहां क्या होगा, तो हम कहेंगे सर यहां 2 होगा, क्योंकि यहां जब 2 होगा तभी स्पीड ऑफ ए 3 में से 2 घटने के बाद
ये एक रेशियो देगा। तो ए और बी के बीच का जो रेशियो था वो ट्रेन के स्पीड का क्या था, 3:2 का रेशियो था। और यहां पर दोनों की लेंथ बराबर है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2a/a की वैल्यू 2/1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है ये भी डीआई से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन जो मेरे पास है 64 से 68 नंबर, यहां थोड़ा सा मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा। एक सवाल में हिंट दे रहा हूं, बाकी हर सवाल आप मेंटली बना सकते हैं। जैसे ये लिटरेट पर्सन है, ठीक, लिटरेट पर्सन हो गए पढ़े लिखे लोग 1200, ध्यान से समझिएगा। और ये जो है ना ये इलिटरेट पर्सन है, कम नहीं पढ़े लिखे लोग, तो 6x जो है वो नहीं पढ़े लिखे। तो अगर मैं ये कहूं कि पढ़े लिखे लोग में नहीं पढ़े लिखे लोग को जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या होगी। और ये है फीमेल 1500, और ये है मेल। मेल तो रेशियो में एक में x लगाए तो दूसरे में भी लगेगा, मतलब लिटरेट प्लस इलिटरेट। इलिटरेट रेशियो में दिया हुआ था तो उसको ले लिए, और फीमेल प्लस मेल, और मेल में x लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जब इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो डिफरेंस जो आ रहा है रेशियो का x = 300, और x = जैसे ही 300 आ गए, इसका मतलब क्लियर हो गया कि अब आप आराम से कह सकते हैं कि ये 1800 लोग इलिटरेट थे और 5 या 1500 लोग मेल थे। अब समझ गए? अगर मुझे अगले रेशियो में देखना होता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर है। तो 3 का डिफरेंस 750 के बराबर है, तो 1 का डिफरेंस निकल जाएगा, 2 की वैल्यू 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक क्या करता हूं, जैसे मुझे एस की जनसंख्या निकालनी, तो मैं क्या करता हूं, आप ध्यान से देखिए, एक लिस्ट तैयार ही कर लेता हूं ताकि पांचों सवाल मुझे बनाने में आसानी हो जाए। पी क्यू आर एंड एस, ठीक। लिटरेट पर्सन आपके गिवन ही है, 1200, 1500, 1600 और 2400। फीमेल आपको गिवन ही है 1500, 750, 2000 और 1600। और इन दोनों के बीच का एक का अंतर जो था वो 300 के बराबर, तो 3 छक्के 1800। तो इलिटरेट भी मैं यहां पे लिख देता हूं 3 छक्के 1800। तो फिर मेल भी मैं यहां लिख देता हूं 5 तिया 1500। अब समझ गए? मेंटली बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे 750 का अंतर है जो 3 के बराबर है, तो 3 बराबर 750, तो 250, 2.5 गुने 2 500 ये हो जाएंगे, और 250 गुने 5 1250 इसके बराबर। फिर यहां चलिए 400 का अंतर है, 1 के बराबर है, तो 4 चौके 1600 और 3 चौके 1200। आई होप आप समझ रहे होंगे। और 800 है जो 3 2 1 के बराबर है, तो 1600 और 2400। आप इसका जल्दी से फोटो ले लीजिए ताकि मुझे आगे सवाल प्रोसीड करने में आसानी हो। एस की कुल जनसंख्या कितनी है? तो एस की कुल जनसंख्या चाहे हम ऐसे जोड़े 4000 होगा, चाहे ऐसे जोड़े 4000 ही होगा। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। अब रही बात जो आपका क्वेश्चन है अगला, आप उसको देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि आर में यदि 40% इलिटरेट मेल हैं, आर में 40% इलिटरेट मेल है, तो सबसे पहला केस आप देखिए,
आर का जो पूरा डिटेल आपके पास में था, आपने जो फोटो खींचा होगा उसमें 1600 लिटरेट था, फीमेल की जनसंख्या 1200 थी, सॉरी 2000 थी, $400 का अंतर था, तो 1600 जो था वो इलिटरेट था और 3 चौके 1200 मेल था। यही आपने फोटो खींचा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 40% इलिटरेट मेल है। इसका मतलब अगर इसका हम 40% निकाल दें तो हम कह सकते कि 640 जो था इलिटरेट मेल था। तो इसका मतलब बाकी की जो इलिटरेट थी वो क्या थी, फीमेल थी। तो अगर 1600 में से 640 घट जाएंगे तो 960 जो होगा वो 960 क्या होगा, फीमेल जो होगी वो इलिटरेट होगी। अब लिटरेट वाले में अगर फीमेल में से 960 इलिटरेट थी तो बाकी के जो फीमेल बच गए 1040 वो क्या होंगी, लिटरेट होंगी। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिटरेट फीमेल की जनसंख्या कितनी थी, तो 1040 थी। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि क्यू में कुल लिटरेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल लिटरेट पर्सन टू द मेल क्यू में। तो जब आप क्यू का फोटो खींचे होंगे तो क्यू में टोटल लिटरेट आया था 1500, आपको याद होगा, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ लिटरेट। और टोटल मेल, तो टोटल मेल हम लोग निकाल करके रखे हुए थे और टोटल मेल था आपके पास में कितना, क्यू में 1250। आप फोटो खींच के रखे थे, मैं भी रख दिया था। तो हमारे पास में 6:5 का जो रेशियो हो जाएगा वो मेरा आंसर करेक्ट होगा। मैंने भी फोटो खींच के रख लिया था, इसी का भी जो बनाया था उसी का, क्योंकि इस डिजिटल पैनल में जो फंक्शन है वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। किस गांव की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपने पूरी जनसंख्या निकाल के रखी ही थी, तो आप याद कीजिए। पी की जनसंख्या 1200 और 15 3000 आई थी, आपने फोटो खींच के रखा है तो मैंने वही लिख दे रहा हूं। उसके बाद क्यू में हो गए 2000, उसके बाद है 2000 और 1200, आर में 3200 मैंने निकाल के रख दिया था ना ग्राफ में, वही वाली है। और ये एस की जो वैल्यू थी वो 4000, जो कि पहला ही क्वेश्चन पूछा भी था। तो अब आपके सवाल क्लियर हो गए कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस में है, एस की जनसंख्या ही सबसे अधिक जनसंख्या है। आगे बढ़ता हूं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है। क्यू की जनसंख्या 2400 है, तो क्यू की जनसंख्या बेसिकली 2000 थी, आपने निकाल के लाया था। क्यू की जनसंख्या 2000 थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पी में 50% पुरुष थे, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि क्यू की जनसंख्या टोटली आई थी 3000 और 3000 में 1500 फीमेल थी और 1500 मेल थे, तो 50-50 था। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, बाकी सब के सब क्या है, गलत है। पी में अगर 50% पुरुष होगा तो अंतर फिर सवाल ही नहीं उठता है। निरक्षर में 1200 की जनसंख्या, तो 1200 यहाँ पर लिटरेट है, इलिटरेट 1200 आया नहीं था, ग्राफ आप बनाए होंगे, 1800 इलिटरेट की जनसंख्या थी, इसीलिए वो स्टेटमेंट भी गलत हो गए। तो यानी कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट केवल सही है, तो स्टेटमेंट नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर जो 69 है आपके सामने में, इसको जरा अच्छे से समझिएगा, ये एज से संबंधित सवाल है कि 9 वर्ष पहले धनंजय x वर्ष का था और 9 वर्ष के बाद सिल्वा y वर्ष का होगा और उनके आयु के बीच का डिफरेंस 24 का है,
तो x और y का रेशियो 13 और 11 दिया हुआ है। यहां थोड़ा सा नजर डालिएगा कि ये जो 13 है और ये जो 11 है, इस पे थोड़ा सा नजर डालना है। ये x है और ये y है, बट ये x जो है ये 9 साल पहले का बात कर रहा, 9 years ago। और ये जो 11 है ये बात कर रहा है 9 years आफ्टर हेंस। तो जब आप इसमें 13x लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 साल पहले का। तो 9 इयर्स जब हम जोड़ेंगे तो ये धनंजय का प्रेजेंट एज होगा। क्लियर है? और ये 9 साल के बाद का एज है 11x बाद का। तो 9 इयर्स जब हम कम करेंगे तो ये सिल्वा का प्रेजेंट एज होगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब कह रहा है दोनों के बीच में 24 साल का डिफरेंस है। तो जैसे ही दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3x माइनस 18, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आपके निकल के आ जाएंगे 18, 6 24, 3 दूनी 6, 2 निकल के आएगा। और x की वैल्यू जब 2 निकल के आ जाएगी तो 13 दूनी 26 और 9 35 और 11 दूनी 22 में से 9 चले गए, कितने हो गए? 13। फिर से मैं कहीं पर कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर दिया, मैं चेक कर लेता हूं। 13x 9 साल पहले का ही था तो वर्तमान में हो जाएगा आपका x। और ये आपका एज जो हो गया ये कितने का हो गया? 11x माइनस 9। दोनों के बीच का अंतर जो है वो 24 साल का है। तो एक प्लस 9 और एक माइनस 9 हो गए। तो 13 में से 11 गया 3x प्लस 9 और माइनस 9, 9 9 18 हो गए बराबर 24। 24 में से 18 गए 6, x की वैल्यू 2। 11 दूनी 22 में से 9 गया तो 22 में से 9 गए 13 साल। तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों के प्रेजेंट एज का जो जोड़ क्या होगा? तो 35 और 13 48 साल होंगे। यानी प्रेजेंट एज का सम 48 साल। नन ऑफ दीज इसका उत्तर हो जाएगा। 48 ईयर्स विल बी द आंसर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ता हूं आगे। बाय बाय। चलिए अगला जो प्रश्न है वो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सीरीज का। और ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर में भी एक लॉन है, और कह रहा है कि जो बाहर 6 फीट का रास्ता है, यानी ये जो बाहर रास्ता है वो 6 फीट का है, 6 फीट का रास्ता है। ठीक, चारों तरफ से इसको थोड़ा सा चालाकी से बनाई जाती है। मैंने अंदर वाले को लेंथ L और B मान लिया। क्वेश्चन के मुताबिक जो अंदर का एरिया है वो 600 है और जो बाहर का पूरे का जो एरिया है वो 1344 है। इस पर थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ती है। तो मुझे एक बात तो नोन हो गए कि LB की वैल्यू 600 हो गए और बाहर वाले का लेंथ दोनों तरफ से 6 इंक्रीज कर रहा है तो L प्लस 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा B प्लस 12। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा L प्लस 12 इंटू B प्लस 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1344। तो आप मुझे बताइए दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो LB प्लस 144 और 12L प्लस 12B 1344। LB का वैल्यू ऑलरेडी 600 गिवन है। 12 में अगर कॉमन ले लूं तो L प्लस B का मान 6 और एक 744 इधर जाके घट जाएगा तो 600 हो जाएंगे, यानी 50 टाइम्स कैलकुलेट होंगे। और L प्लस B का मान अगर 50 होगा तो पेरीमीटर पूछ रहा है तो 2 इंटू L प्लस B की वैल्यू 2 इंटू 50 के और 50 इंटू 200। इसका मतलब हो गया कि इसकी जो पेरीमीटर होगी
वो 100 सेंटीमीटर होगी। तो ये थी पूरी आपकी क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि ये खत्म हो गए क्वेश्चन, इसके बाद आपके क्वेश्चन तो होने नहीं चाहिए। हाँ ओके, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैंने इसके जो सबसे बेहतरीन प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस से मैंने चर्चा करने की कोशिश की। थोड़ा सा बैंकिंग का जो सेट होता है उसके बनाने के तरीके एसएससी के क्वेश्चन के बनाने की अपेक्षा थोड़ी सी अलग है। एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, एक क्वेश्चंस की संख्या भी लगभग 30 हो जाती है। तो कहने का सेंस है सारी चीजें क्लियर करने के बाद आप आराम से अगर सॉल्व करते हैं, और एक सेट को जब बनाते हैं द्विघात समीकरण में ढेर सारी चीजें हैं, तो जैसे जैसे आगे सेट मिलते जाएंगे हम लोग प्री के सेट को देखेंगे, फिर मेंस के सेट को देखेंगे। थोड़ा सा समय आपको लगेगा, थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो आप रुक करके वीडियो को पॉज करके और तब आप सेट को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले सेट की तरफ। बाय द वे मेरा नाम यूसी झा हुआ, उदय सर, नमस्कार।